अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया, कैसी रही आप लोगों की? वालेकुम अस्सलाम सर। सर अच्छी रह गई, अल्लाह का शुक्र। बाकी लोगों की भी ठीक है। चले ये कुछ चीज़ें जो डिफरेंट हैं, तो इसको भी करते हैं। वो वाला तो आपका टॉपिक जो है ना वो मुकम्मल हो गया था। तो अभी जो है ये थोड़ी सी चीज़ें हैं ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें जो है कि आपने चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, कुछ चीज़ें शेयर की हैं। मे भी कुछ चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में सूट करें, कुछ नहीं भी सूट करती, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें सूट कर जाती हैं, जनरलाइज ही होती हैं। पीएचडी का प्रोसेस जो है उसके मतलब जो है process and content of the work, review, design, analysis, writing and what you do। हम लोगों ने इसके मतलब भी रिसर्च करनी है, उसमें उसका जो कंटेंट है वो आपने कलेक्ट करना होता है। फिर प्रोसेस क्या है? दो चीज़ें हैं ना, एक कंटेंट है, एक प्रोसेस है। एक क्या है कि चाहिए क्या क्या है आपको, रिव्यूज चाहिए, डिज़ाइन एनालिसिस चाहिए, राइटिंग चाहिए, और ये फाइंड करना है कि आपने क्या करना है। ये आपका हो गया कंटेंट। प्रोसेस क्या है? हाउ यू डू थिंग्स, how do you work best typically, how can work best on this project, time traps है, डिस्प्लेसमेंट है, बैड हैबिट्स है, अनहेल्पफुल थिंकिंग है, सिंगल डबल लूप लर्निंग है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं कि जो प्रोसेस के अंदर जिसमें आप ट्रैप हो जाएंगे कि आप ऐसे चल रहे हैं कि आपका टाइम जो है वो आप टाइम मीट नहीं कर रहे। कुछ आपकी बैड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से जो है आप वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहे। अनहेल्पफुल थिंकिंग है कि कुछ गैर ज़रूरी सोच रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। और बाद दफ़ा आप लूप लर्निंग में होते हैं। लूप लर्निंग में क्या, एक काम किया वो करते हैं 5-6 महीने में गुजारे थे, फिर नए सिरे से एक और लूप में दाखिल हो जाते हैं। उस चीज़ को जो है ना, उसी चीज़ को जो है ना वो रिपीट कर रहे थे, लूप के अंदर आप आ रहे होते हैं। ये जहाँ से चले 2-3 महीने लगाए और फिर वहीं पे खड़े हैं। दिस इज लूप लर्निंग। ठीक है जी। टाइम टेबल एंड माइलस्टोन, इसमें जब रिसर्च के अंदर ना आप अपना टाइम टेबल और माइलस्टोन सेट करें। डोंट कंपेयर योर इंस्टीट्यूशनल टाइम टेबल, एंड ऑफ ईयर रिपोर्ट, गाइडलाइन, मैंडेटरी मीटिंग विद योर ओन माइलस्टोन। कुछ दो चीजें चलती हैं इसमें, आपके भी चलती हैं। आपका एक चल रहा होगा कोर्स वर्क, वो आपकी इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, कोर्स वर्क है, उसकी क्लास लेनी है, उसकी असाइनमेंट्स देनी है, ठीक है, क्विज देने हैं, एग्जाम देना है, अगले सेमेस्टर में एनरोल होना है। ये एक्टिविटीज हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपसे रिक्वायर कर रही है, वो चलेगी। अब आपकी वो तकरीबन में ख्याल 2 साल की वो एक्टिविटी चलती है, साल 1.5 साल की तो चलती है, 1.5 साल की। तो अब कुछ एक्टिविटी आपकी रिसर्च की है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना। ये नहीं करना कि आप सिर्फ इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और अपनी रिसर्च की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं, या आप रिसर्च की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं इंस्टीट्यूट की नहीं कर रहे। तो दोनों को साथ लेके चलना है, दोनों ज़रूरी हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, दोनों को पैरेलल लेके चलना है।
ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने उसको टाइम टेबल, एक वो जो यूनिवर्सिटी आपको देती है, एक वो जो आपने अपना डिज़ाइन करना है, दोनों को लेके चलना है। अब जो आपका है उसमें रिसर्च टॉपिक है, सोर्स एक्सेस है, डिसाइडेबल मेथड्स हैं, चैप्टर 1 का ड्राफ्ट है, इंटरव्यू या सर्वे है, बिगिन फिनिश एनालिसिस है, ये चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे सिक्योर एक्सेस है, सिक्योर एक्सेस में कि आप किन चीज़ों को एक्सेस करेंगे, किन को एक्सेस नहीं करेंगे, यानी कि कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि बेहमदम नहीं पढ़नी है आपने, अभी आगे उसकी डिटेल आएगी। आपने बड़ी जो है वो अपने टॉपिक को डिसाइड करने के बाद आप टॉपिक से नहीं आपने घूमना, कंफ्यूज नहीं होना उसमें, उन चीज़ों को जो है ना फोकस करके चलना है। और अब इसके अंदर जो हमारे पास, जैसे वहाँ पे था हमारे पास, मैं रिपोर्ट देनी होती थी हर सेमेस्टर के एंड पे ना, कि आपने क्या है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी डिफरेंट शेप्स होती थी। वहाँ पे एक एक्टिविटी होती थी पार्स की, वो एनुअल रिपोर्ट होती थी। उसमें क्या होता था, पूरी सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर जो है ना आपको वैल्यूएट कर रहे होते थे, आप अपनी रिसर्च प्रोग्रेस दिखा रहे होते थे कि हाँ, आपने ये किया है, ये कर लिया है, ये रह गया है। और फिर वो आमतौर पे उनकी वो एक्टिविटी पेपर की शक्ल में होती थी, आप पेपर की शक्ल में अपने काम को प्रेजेंट कर रहे होते थे। और उसके बाद उनमें जो अच्छे पेपर हैं उनको वो जर्नल में भेज देते थे, कुछ उनको यूनिवर्सिटी लेवल के जर्नल होते थे उनमें पब्लिश कर लेते थे, तो इस तरह का काम होता था। इसके अलावा आपकी मीटिंग होती थी सुपरवाइजर्स के साथ, ये वाली चीज़ें वो सर के साथ चलती थी। तो कुछ कोर्सेज भी पढ़ने होते थे, वो सारी चीज़ें जो है उसके मुताबिक थी। तो हमारे भी यहाँ पे ऐसे ही है कि आपकी 1.5 साल में आपकी वो जो इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ चलेंगी, साथ में आपने अपनी रिसर्च की एक्टिविटीज़ को भी चलाना है। अब जो जर्नल प्रोसेस है, आपने जो रिसर्च का जर्नल प्रोसेस है कि सबसे पहले आपने टॉपिक चूज करना है, तो लिटरेचर रिव्यू करना है। टॉपिक से मुराद वो एरिया हो गया, उसका लिटरेचर रिव्यू करना है। फिर आपने रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करने हैं, डाटा कलेक्शन करना है, डाटा एनालिसिस करना है, फाइंडिंग एंड डिस्कशन ऑफ डाटा करनी है, इम्प्लीकेशन ऑफ दोस फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड राइटिंग अप। ये तो एक जनरलाइज है। ठीक है, ये इसका जो है जनरल प्रोसेस है। अच्छा, अब इसमें जो आपका मैप बनता है, इस मैप को देख के तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए, ये मैप आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो है आप, ये एक्टर जो है ये यहाँ पे है, आपने यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, अब कितना ढेर सारा पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना ऐसे, कुछ एक पेपर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, इधर से घूम गए, उधर से घूम गए, ऐसे कुछ चीज़ें। फिर जो है ना आप यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, यानी यहाँ पे आया लिटरेचर रिव्यू डिज़ाइन किया, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर आपके क्वेश्चन जो है डिफाइन हो गए। क्वेश्चन डिफाइन होने के बाद आपने कहा जी अच्छा, मैंने डाटा कलेक्शन करनी है, डाटा कलेक्शन हो गई। फिर आपने उसका एनालिसिस करना है, फिर आपने देखा उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूजन क्या है। ये सारा वो जो आपकी पूरी ड्यूरेशन है ना पीआईटी का, उसमें आप इस तरह ही घूमते रहते हैं और अपने माइलस्टोन्स को अचीव करते रहते हैं। ठीक है जी, इस तरह ये लूप है ना, लूप क्या है कि आप ऐसे घूम के आए हैं, घूम के फिर जैसे ना बहुत सारा घूम के फिर वापस उसी जगह पे आ गए। कैसे, मतलब आपने पेपर पढ़े, रिसर्च क्वेश्चन जो है ना फाइंड कर लिए, फर्दर जब डीप गए तो पता चला कि ये रिसर्च पेपर फिर रिवाइज, रिसर्च क्वेश्चन भी रिवाइज होने वाले हैं। तो इसका मतलब आप फिर सारा घूम करके एक लूप में फिर वापस उसी जगह पे आगे खड़े हो गए। ओहो हो, रिसर्च क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है ना कमी है, इसमें कुछ चेंज होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, लूप। आप रिसर्च कर रहे थे, हाल तो बहुत चीज़ें सीख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप माइलस्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी जगह पे खड़े हैं। ठीक है, अब जो व्हाट इज माय टॉपिक है, व्हाट इज माय टॉपिक,
आप देखें ना बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं इस स्टेज से, टनलिंग से, यार ऐसे इधर से गुजर, अब इसी के मतलब पढ़े, इसी के मतलब पढ़े, इसी के मतलब पढ़ते हैं। अगर तो आपको वो टॉपिक मिल गया, टॉपिक से मिला, आपके रिसर्च क्वेश्चन सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो आप तो सर से छूट गए। ठीक है, आप यहाँ पे सीधे आगे माइलस्टोन की ओर। और अगर नहीं हुआ, उसमें आपने कहा कि मैंने इस इतने एरिया से गुजरा था, लेकिन मुझे काम की बात नहीं मिली या थोड़ी मिली है, तो फिर आप अपने एरिया को फिर ब्रॉड करेंगे, चीज़ें और पढ़ेंगे, फिर वापस जो है ना घूम के फिर दोबारा एक्सटर्नल लिविंग से गुजारेंगे। तो जब आप वो माइलस्टोन अचीव कर लेंगे ना, कि आप वो इतना सारा रिव्यू करके और आपने अपने आज की उसको फाइनल कर लिया, तो इस तरीके से जो है आप फाइनलाइज करते हैं अपने को, अपने टॉपिक। ठीक है जी। अच्छा, ये जो रिसर्च स्टूडेंट का रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? रिसर्च, register research course every semester, meet deadline, semester progress report, first assessment report, publish paper, ensure there is no outstanding fee every semester, make plan for research progress। अब ये आपने क्या करना होता है कि आपने रिसर्च कोर्स, यानी एक सेमेस्टर के कोर्स से आपके एनरोल हो गए, ठीक है, और ये तो खैर उसकी मैनेजरियल है ना, क्या आपके यूज वगैरह तो नहीं है। फिर आपकी प्लान फॉर रिसर्च प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट वहाँ पे होती थी, यहाँ पे तो आपके इस तरह आपकी रिपोर्टिंग जो है ना वो उस सूरत में होती है कि आप सिनॉप्सिस बनाते हैं। ठीक है, शेड्यूल रेगुलर मीटिंग विद सुपरवाइजर टू रिपोर्ट प्रोग्रेस, सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट एवरी ईयर सेमेस्टर 12 वीक ऑफ सेमेस्टर। ये वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि आपको पोर्टल के ऊपर आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। और प्रैक्टिस गुड रिसर्च एथिक्स। अच्छा, ये जो चीज़ है प्रैक्टिस गुड रिसर्च एथिक्स, इनको भी फॉलो किया जाता है। ये जो रिसर्च के एथिक्स हैं उनको प्रैक्टिस करना, कि उसके अंदर ये सर एथिक्स। आवाज नहीं आ रही। तो बड़ी जल्दी बोले आप। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। क्या मसला हो गया इसको? हमको आ रही है आवाज सर। ये तसद्दुक भाई हाँ, आपको मुझे नहीं भी आ आ रही है। रही? तसद्दुक आप जरा चेक करो, अपने अपने एंड पे चेक करो। ये ऐसे तो नहीं है यार, मैं पैकेट स्विचिंग करता हूँ, लेकिन वो इस तरह तो नहीं करता कि ये तसद्दुक भाई को आवाज ना जाए, बाकियों को चले जाए। अभी आ रही है तसद्दुक भाई? ये बोल नहीं रहे, इसका मतलब इन्हें आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को आ रही है? जी सर, आ रही है। यस चलें, सर आ रही है। उन्हें आप मैसेज करें कि आप अपने एंड पे चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो रिसर्च एथिक्स हैं ये डिटेल है इसकी, देखते हैं इसको डिटेल से इसमें। अच्छा, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ योर रिसर्च ग्रुप। वहाँ पे जो रिसर्च ग्रुप चल रहे थे, जैसे मेरा जो रिसर्च ग्रुप था ये पहले वाला था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिसर्च ग्रुप, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप, इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम इनोवेशन प्रोडक्ट रिसर्च ग्रुप, ऑपरेशन बिजनेस इंटेलिजेंस रिसर्च ग्रुप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्ट कंप्यूटिंग रिसर्च ग्रुप, virtualization विजन रिसर्च ग्रुप, प्रोग्रेसिव कंप्यूटर रिसर्च ग्रुप। तो ये मुख्तलिफ लोगों के, अब वो ये वहाँ पे तो एक कल्चर था ना रिसर्च ग्रुप का, अभी यहाँ पे इतना वो डेवलप नहीं हुआ। तो जैसे जैसे हमारी रिसर्च ग्रो करेगी, जैसे जैसे हमारी रिसर्च ग्रो करेगी, असल में मैं इधर आया हुआ हूँ सियालकोट, तो यहाँ पे जो है ना वो कुछ ऐसा ही है, थोड़ा शोर आप लोगों के पास ज़्यादा आ रहा होगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हो रही होगी। तो ये जो कल्चर है ना रिसर्च ग्रुप का, उसमें आप लोग देखें कि आपके रिसर्च ग्रुप के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और उनकी प्रीवियस रिसर्च क्या चल रही है।
असल तो उसमें ये होता है कि आप अपने रिसर्च ग्रुप में देखें कि इस ग्रुप में क्या क्या रिसर्च की है, उसमें क्या फर्दर एनहांस हो सकती है, उससे आपका टाइम बच जाता है, आपकी डायरेक्शन जल्दी फाइंड आउट हो जाती है। और फिर एक और भी होता है कि आप अपने रिसर्च ग्रुप के जो प्रीवियस फेलोज हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करके उनसे भी हेल्प ले लेते हैं। और आमतौर पे अपने रिसर्च ग्रुप वालों को जो है वो, क्योंकि उन्हें वो आप सुपरवाइजर के थ्रू जो है कम्युनिकेट होते हैं, इस वजह से फिर आपको हेल्प भी मिल जाती है। जैसे अभी मेरे साथ जो एक कोलीग थे, अब पहले उनको टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो फिर प्रॉफ ने क्या किया, एक ईरानी गाय था, उसके साथ जो है ना उसको कोलिब्रेट किया, हालांकि वो पास आउट हो गया था। तो उसका थीसिस वगैरह उसने शेयर किया अपना, और फिर चीज़ें शेयर की, उसके बाद वो अच्छा उसने उसने जो है एक्सेल किया और उसको उस टॉपिक को और आगे एनहांस किया। तो ये कल्चर होता है रिसर्च ग्रुप्स का ना, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ पे नहीं इतना सेट हुआ। तो हो जाएगा होप सो, जैसे आप लोग आए हैं तो आप लोग, क्योंकि पहला वो ग्रुप है जो फुल डेडिकेशन के साथ आया। इससे पहले चंद लोग थे जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे, ज़्यादातर जो है बस सोच रहे थे कि शायद ऐसे ही कुछ काम चल जाए। तो ये ग्रेजुएट ऑन टाइम की वो पॉलिसी है उधर उनकी, तो यहाँ पे भी है वो कि 3 साल में आपकी PhD मुकम्मल हो जाए, 3 में हो जाए, वो उसको कहते हैं ग्रेजुएट ऑन टाइम। ये जो GOT किस लिए रखते हैं, इसका मकसद ये होता है कि अगर ये GOT ना रखे तो फिर लोग जो है ना वो टारगेट नहीं बनाएंगे। फिर जैसे हमारे हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है ना GOT का, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो लोग जो है वो 8-8 सेमेस्टर में, 10-10 सेमेस्टर में, 12-12 सेमेस्टर लगा रहे होते हैं PhD में। लेकिन अगर वो GOT के ऊपर इंसेंटिव रखें, GOT के ऊपर उन्होंने क्या कहा होता था कि जो लोग उनको गोल्ड मेडल उसी को मिलेगा जिसकी डिग्री जो ग्रेजुएट ऑन टाइम होगा, यानी इन टाइम डिग्री मुकम्मल करेगा तो वो उस रेस में शामिल होगा, अदरवाइज उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा चार्म है कि आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं और आपको जो है वो गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो वो अट्रैक्शन क्या है कि आप टाइम पे काम करें। तो ये यहाँ पे वही है की ड्राइवर टू politically drive PID is the knowledge economy among other factors, or this include Europe, UK, Africa, Latin America, Australia, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Philippines. Change its target from the financial assistance is to increase the enrollment of postgraduate। अब ये देखिए यहाँ पे देखो, अब माइलस्टोन लोगों ने मुल्कों ने सेट किए हुए हैं कि हम कितने PhD प्रोड्यूस करेंगे इस ईयर में, इतने जो है वो टारगेट्स बना के बैठे हैं। जैसे मलेशिया गवर्नमेंट ने चेंज इट्स टारगेट फ्रॉम 1 लाख, ये कितने हैं, 60,000 से लेके 1 लाख तक PhD 2030 तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब वो टारगेट बना के जब काम होगा, तो GOT का भी मकसद ये है कि आप अपने PhD को टारगेट करें कि हमने ये इतने दिनों में इसको मुकम्मल करना है। तो वो कुछ टारगेट जो है यूनिवर्सिटी वाले भी देते हैं और उसमें भी कुछ इंसेंटिव भी देते हैं। The country is moving from labor intensive to innovation intensive based economy, ये ना, labor intensive to innovative intensive based economy, GOT। The produced talent that is equipped with relevant skill in produce soft skill, including soft skill, supported by my brain footprint for postgraduate to achieve। ये यहाँ पे वो उन्हीं के कंट्री का जो है ना, मलेशियन का। तो अभी आप लोगों ने ये देखा कि जो कंट्रीज डेवलप हुए हैं, कुछ लोग जो है वो लेबर से ग्रूम करके फिर रिसर्च की तरफ आए। जैसे चाइना की एग्जांपल है, चाइना ने जो ग्रूम किया, पहले उन्होंने सारा फोकस लेबर के ऊपर रखा था, और अब उनका जो है फोकस चेंज हुआ, अब वो रिसर्च की तरफ आ रहे हैं कि जो चीज़ जो दूसरे कंट्रीज हैं जो रिसर्च में इतने डेवलप हो गए वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं,
लेकिन चाइना ने जो अर्निंग की पहले लेबर बेस करके की ना, उन्होंने एफर्ट की, लेबर हर चीज़ में जो है ना उन्होंने प्रोडक्शन की। फिर उन्होंने सोचा कि अब कॉपी तो हम लोगों ने बहुत कर लिया, अब अपनी भी रिसर्च होनी चाहिए चीज़ों के अंदर। अब वो अपनी रिसर्च की तरफ आए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप भी जो है सिर्फ इसी वजह से जो है ना ये बड़े, वरना तो पहले कोई ऐसे स्कॉलरशिप होता ही नहीं था चाइना के। तो बेसिकली लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी टू जो है वो लेबर से मूव करके इनोवेटिव इंटेंसिव बेस इकोनॉमी की तरफ स्विचिंग आई है। इम्प्लीकेशन ऑफ नॉट जीओटी, investment of time by both parties, expensive lecturer student ratio, investment of intellectual resources। तो इसमें जो है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों पार्टी, जो स्टूडेंट जो सीख रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो आपको जैसे आप भी देखें ना, आपके पाकिस्तान के अंदर भी जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जैसे आपका जो लोकल स्कॉलरशिप है, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो इसमें आप लोग जो है फिर यहाँ पे वो जो HEC कहती है कि यहाँ पे इतने स्टूडेंट जो है वो एनरोल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये भी सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट केस में आती है। गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स पेयर, यूनिवर्सिटी इमेज बढ़ता है, रिफ्लेक्ट गुड प्रोसेस इन यूनिवर्सिटी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब HEC जो ये प्रोड्यूस कर रही है, ये है हमारे यहाँ पे तो जो है ना हम लोग किसी और एजेंडे के ऊपर भी चल रहे होते हैं कि जो एडवांस कंट्रीज है ना वो चलते हैं इंटेलेक्चुअल की बेस पे, और वो क्या करते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके इतने ज़्यादा रिसर्चर नहीं होते हैं। अगर आप डीप में जाए तो आप देखेंगे उनकी उनकी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे होते हैं फार्मर्स, और वो अपनी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस करने के लिए फिर वो लोग क्या करते हैं, वो स्कॉलरशिप निकालते हैं। क्या करते हैं, स्कॉलरशिप निकालते हैं। स्कॉलरशिप के अंदर भी टारगेट्स होते हैं कि इसी एरिया के ऊपर रिसर्च करवानी है। अब जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं कि किसी नए एरिया को, मसलन फर्ज किया 5G की बात लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर्स जो हैं वो 5G पे आने शुरू हो गए, तो फ़ायदा किसका हुआ? टेक्नोलॉजी बढ़ी ना, टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिजल्ट्स आए और लोगों ने पेटेंट्स लिए। अब अगर 5G अब अगर 5G पे अगर कुछ रिसर्च होती है तो फ़ायदा किसके होगा? इंडस्ट्री का होगा। जो लोग, अब जिसने वो पेटेंट खरीद लिया, इसका मतलब वो है कि जिस मोबाइल कंपनी ने वो पेटेंट खरीद लिया तो उसने को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब थोड़े पैसों में उनके पास रिसर्च आ ये जाए कि वो खुद बंदे रखें, उस पर रिसर्च करवाएं, वो उनको एक्सपेंसिव पड़ता है एज कम्पेयर टू कि वो स्कॉलरशिप फ्लोट करते हैं और उसमें उनकी रिसर्च आती है। और फिर एक और ख़ास बात इसमें, वो जो रिसर्च कंडक्ट करवा रहे होते हैं ना, उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये हमारे काम का बंदा है, मसलन आप फर्ज किया आपको स्कॉलरशिप मिला, आप जर्मनी चले गए। अब आपको आपका सुपरवाइजर ये नहीं कहेगा आप एप्लीकेशन करें, वो कहेगा कि ये प्रोजेक्ट है, इस पे काम करो और ये ऐसे ऐसे जो है ना इसको अचीव करो, और जैसे आप अचीव कर लेंगे आपको PhD मिलेगा। अब वहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे इसकी मिसाल है डॉक्टर काशिफ ले लें, डॉक्टर अवैस ले लें और डॉक्टर रमजान ले लें। जब ये लोग PhD करके आए थे, ये अपने अपने सुपरवाइजर के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे, और एट द एंड वहाँ पे इनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, एक एक दो दो पब्लिकेशन थी। ठीक है, यहाँ पे आके इन्होंने जो कुछ किया यहाँ पे, वहाँ पे वो प्रोफेसर की जहाँ से वो फंडिंग वगैरह थे उन्हीं का काम करते रहे। तो इस तरीके से ये है वो इंटेलेक्चुअल को वो कैश करते हैं रिसर्च को जो है, और स्कॉलरशिप की सूरत में। ये डिफरेंट जो है इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं। तो यहाँ पे फिर फिर इसी इंटरेस्ट को यूनिवर्सिटीज़ की भी अपनी इंटरेस्ट होती हैं
यूनिवर्सिटीज कहते हैं कि हमारी रैंकिंग बढ़े, रैंकिंग बढ़ेंगे तो स्टूडेंट आएगी, स्टूडेंट आएंगे तो हमारी रिप्यूट और वो सारा सर्कल चलता रहेगा। तो फिर यूनिवर्सिटीज भी अपने स्कॉलरशिप निकालते हैं। अब जैसे अगर मुझे मुझे यूटीएम जो है वो पैसे देती थी, तो उसके नतीजे में वो मुझे मेरे से हर साल पेपर्स लेती थी। उसकी वजह से क्या होती है, तो उनकी रैंकिंग बढ़ती है। अब जैसे अब पीएचडी में लगा ले, मैं 4 इम्पैक्ट फैक्टर उनको पेपर दे के आया 3 साल में। उसके अलावा स्कोपस और दूसरे अलग थे, तो उससे उनको उन्होंने फंडिंग दी है, प्रोजेक्ट पे मुझे फंडिंग देते थे, तो उसके नतीजे में उनको पेपर्स मिलते थे, जिससे उनकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। तो यहाँ पे वो यही चीज़ कर रहा है कि गुड आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स पेयर, यूनिवर्सिटी का इमेज बढ़ता है, रिफ्लेक्ट गुड प्रोसेसिंग इन यूनिवर्सिटी। तो ये इन सारी से जो है वो ग्रेजुएट ऑन टाइम के जो है समरात है। Graduating on time shows that the student is structured, focused, and has the ability to self-regulate, also to regulate his or her motivation, self-consequenting, interest enhancement, mastery self-talk, performance self-task, environmental control, environmental structure when necessary. तो ये चीज़ें, एक सेकंड में एक फ़ोन कॉल अटेंड कर लो।